आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो शायद हर मध्यम वर्गीय परिवार को अंदर ही अंदर परेशान करता है। कौन सा मुद्दा? दिखावे का दबाव। वो एक अनकही सी दौड़ जिसमें लगता है कि हम सब भाग तो रहे हैं। पर क्यों और कहाँ भाग रहे हैं ये शायद किसी को नहीं पता। बिल्कुल। और ये दौड़ मुझे लगता है त्योहारों, शादियों या जन्मदिन जैसे मौकों पर सबसे तेज हो जाती है। हाँ, जब अपनी खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि चार लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा बोझ है जिसे बहुत से लोग चुपचाप ढो रहे हैं। सही बात है। और इसी बोझ को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। अच्छा। हाँ, ये रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी और लेखक श्री अशोक कुमार गुप्ता का लेख है। इसका शीर्षक है नया चलन और मिडिल क्लास का मरण। अरे वाह, शीर्षक तो बहुत सीधा और गहरा है ना? शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, लेकिन इस लेख का सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि मिडिल क्लास की आर्थिक समस्याओं की असली जड़ पैसों की कमी है ही नहीं। एक मिनट, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब नहीं लगती? क्योंकि आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि सारी समस्याएं पैसे की कमी से ही होती हैं। हाँ, बिल्कुल यही लगता है। लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि असली अपराधी कोई और है। और वो कौन है? नकल की आदत। ये लेख इसी एक विचार की पड़ताल करता है कि कैसे ये नकल की होड़ मध्यम वर्ग को आर्थिक और मानसिक रूप से खोखला कर रही है। दिलचस्प है। तो मतलब समस्या संसाधन में नहीं, मानसिकता में है। बिल्कुल। तो चलिए इसी दावे को जरा परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इन नए चलनों से। जैसे कि ये भव्य शादियां, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, प्री वेडिंग शूट, फिर वो थीम वाले जन्मदिन, शादी की सिल्वर और गोल्डन जुबली के बड़े बड़े फंक्शंस। आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? इस लेख में इसका एक बहुत साफ अवलोकन है। इन चलनों की शुरुआत लगभग हमेशा समाज के सबसे अमीर वर्ग से होती है। अच्छा। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझने वाला है। उनके लिए ये सब करना कोई मजबूरी नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक ऑप्शन है। उनके पास अतिरिक्त पैसा है, समय है, संसाधन है, तो वो अपनी जिंदगी में नयापन लाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये उनके लिए अपनी सफलता दिखाने का एक तरीका है, एक शौक है। ऑप्शन, ये शब्द बहुत मायने रखता है। मतलब अगर वो ना भी करे तो उनकी सामाजिक हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब ये ऑप्शन मध्यम वर्ग तक पहुंचता है। तब क्या होता है? लेखक कहते हैं कि तब ये ऑप्शन नहीं रहता, ये एक तरह का सामाजिक दबाव बन जाता है। और यहीं पर लेखक एक बहुत शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि मध्यम वर्ग इन चलनों को फॉलो नहीं करता, बल्कि ढोता है। हाँ, ढोता है। फॉलो करने में एक स्वैच्छिक पसंद होती है। आप किसी चीज से प्रेरित होते हैं। सही बात है। लेकिन ढोना एक मजबूरी है, एक बोझ है जिसे आप दबाव में उठाते हैं, खुशी से नहीं। मैं इस बात को एक उदाहरण से समझना चाहूंगी। मान लीजिए कोई अमीर परिवार अपने बच्चे का पहला जन्मदिन किसी 5 स्टार होटल में मनाता है। ठीक है, उनके लिए ये शायद एक वीकेंड एक्टिविटी जैसा है, कोई बड़ी बात नहीं। अब उन्हें देखकर एक मध्यम वर्गीय परिवार, मान लीजिए शर्मा जी, सोचते हैं कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। और यहीं से ढोने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना? बिल्कुल। अब शर्मा जी के लिए वो 5 स्टार पार्टी एक शौक नहीं रही, वो उनकी इज्जत का सवाल बन गई है। हाँ। और इस एक दिन के दिखावे को मेंटेन करने के जो परिणाम होते हैं वो इस लेख में बहुत साफ साफ बताए गए हैं। जैसे कि पहला परिणाम? पहली चीज होती है खर्च आय से मीलों आगे निकल जाता है। जो पैसा बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या भविष्य की सुरक्षा के लिए रखा था वो एक शाम के इवेंट में स्वाहा हो जाता है। और जब खर्च आय को पार कर जाएगा तो जाहिर है अगला कदम कर्ज होगा। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात कही गई है कि कर्ज लेना इज्जत का दूसरा नाम बन जाता है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। कर्ज को तो एक मजबूरी और शर्म की बात माना जाता है, ये इज्जत से कैसे जुड़ गया? देखिए, ये सामाजिक मनोविज्ञान पर एक गहरी टिप्पणी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कर्ज लेकर गर्व महसूस करते हैं, नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि समाज में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए कर्ज लेना एक सामान्य और स्वीकृत व्यवहार बन जाता है। अच्छा, मतलब शर्मा जी मन ही मन जानते हैं कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन वो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने ये जाहिर नहीं होने देना चाहते कि वो पीछे रह गए हैं। हाँ, ये तो है। तो वो कहते हैं बेटी की शादी है, थोड़ा लोन तो लेना ही पड़ेगा। हाँ। आखिर नाक का सवाल है। इस तरह वो कर्ज को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के एक अनिवार्य टूल के तौर पर देखते हैं। समझ गई। मतलब कर्ज लेना उस सामाजिक दौड़ में बने रहने की एक तरह से फीस बन जाता है। बिल्कुल सही।
और इसका तीसरा और सबसे खतरनाक नतीजा ये होता है कि दिखावा एक जरूरत बन जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान और दिखावा। हाँ, ये चौथी बुनियादी जरूरत बन गई है। और ये एक ऐसी जरूरत है जो कभी पूरी नहीं होती, है ना? कभी नहीं। आज अगर आपने एक महंगा फोन ले लिया तो कल कोई और नया मॉडल आ जाएगा। आज आपने एक तरह की शादी की, कल कोई और नया चलन आ जाएगा। ये एक अंतहीन रेगिस्तान की तरह है। हाँ, जहां पानी की तलाश में भागते रहते हैं लेकिन मिलती सिर्फ थकान है। और इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी विडंबना, या कहें कि सबसे दुखद बात, इसके भावनात्मक नतीजे में छिपी है। और वो क्या है? क्या इतना सब करने के बाद, इतनी दौड़ धूप, कर्ज और तनाव के बाद शर्मा जी को वाकई में वो खुशी मिलती है जिसकी उन्हें तलाश थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या मिलता है? लेख साफ कहता है ना हाथ में पैसा बचता है, ना मन में सच्चा आनंद। और इसकी वजह बहुत गहरी है। क्या वजह है? जो काम दिल की आवाज सुनकर अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों से तुलना और होड़ में किए जाते हैं, वो कभी सुकून दे ही नहीं सकते। वो सिर्फ थकान और एक अजीब सा खालीपन देते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि अपने प्रियजनों के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा ही गलत है? नहीं, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं या शादी धूमधाम से करें। नहीं, इच्छा गलत नहीं है। तो फिर ये दिखावा और सच्ची खुशी के बीच की लाइन कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है ये लाइन आपकी प्रेरणा में है, आपकी नीयत में है। मतलब? क्या आप ये आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस पल को अपने लोगों के साथ यादगार बनाना चाहते हैं, या इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके सोशल मीडिया पर सैकड़ों लाइक्स आएं और रिश्तेदारों में आपकी वाहवाही हो? जब प्रेरणा आंतरिक होती है तो छोटे से छोटा आयोजन भी खुशी देता है, लेकिन जब प्रेरणा बाहरी होती है, मतलब लोगों का अप्रूवल, तो बड़े से बड़ा आयोजन भी एक बोझ और एक तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी बन जाता है। सही बात है। तब आप मेहमानों से जुड़ने के बजाय ये गिनते रहते हैं कि कौन आया, कौन नहीं आया और खाने में क्या कमी रह गई। ठीक यही। और इसी तर्क पर पहुंचकर लेखक वो बात कहते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। कौन सी बात? मिडिल क्लास का पतन पैसों की कमी से कम और नकल की होड़ से ज्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। ये तो पूरी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये क्रांतिकारी विचार है एक तरह से। हम हमेशा सोचते हैं कि समस्या संसाधनों की कमी है। हाँ, कि अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि अगर मानसिकता वही रही तो ज्यादा पैसा बस ज्यादा बड़े दिखावे में खर्च होगा। समस्या कितना है में नहीं, कैसे खर्च हो रहा है में है। मतलब एक व्यक्ति अपनी आय में शायद सुकून से जी सकता है। हाँ, लेकिन वो उस जीवन स्तर को पाने की कोशिश में तबाह हो जाता है जो उसका अपना है ही नहीं बल्कि किसी और की नकल है। ये तो एक ऐसे चक्र की तरह लगता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। आर्थिक दबाव, सामाजिक होड़ और आखिर में खुशी भी नहीं। क्या लेखक इस जाल से निकलने का कोई रास्ता बताते हैं, या मध्यम वर्ग बस इस चक्की में पिसने के लिए मजबूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस लेख की सबसे अच्छी बात यही है कि ये सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, समाधान भी देता है। हाँ, बहुत व्यवहारिक समाधान भी देता है। और मजे की बात यह है कि समाधान के लिए बाहर कहीं नहीं जाना है, वो हमारे अपने अंदर, हमारी सोच में ही है। मुख्य रूप से 3 बातें सुझाई गई हैं। तो पहला कदम क्या है? पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है अपनी सीमाओं को समझना और स्वीकार करना। मतलब अपनी आर्थिक हकीकत का सामना करना। बिल्कुल, ये मानना कि हाँ, मेरी आय इतनी है और मैं इसी दायरे में रहकर खुश रह सकता हूँ। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? ये तो सीधी सी बात लगती है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये आपके अहंकार को चुनौती देता है। जब आपके बच्चे के सारे दोस्त अपना जन्मदिन किसी महंगे रेस्टोरेंट में मना रहे हों, तो ये स्वीकार करना कि आप घर पर एक छोटी सी पार्टी ही दे सकते हैं, हिम्मत का काम है। इसमें डर लगता है कि कहीं आपका बच्चा खुद को दूसरों से कम न समझने लगे। हाँ, ये डर तो होता है। लेकिन यहीं पर असली पेरेंटिंग की परीक्षा होती है। क्या आप अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि खुशी चीजों के कीमत से नहीं बल्कि रिश्तों की गर्मजोशी से मिलती है? ये बात तो है। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, एक भावनात्मक चुनौती भी है। तो दूसरा समाधान क्या है? दूसरा समाधान पहले वाले से ही जुड़ा है, अपने संसाधनों का सम्मान करना। अपने संसाधनों का सम्मान, इसका क्या मतलब हुआ? चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा हो, उसका आदर करें। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो आपकी मेहनत, आपका समय और आपकी ऊर्जा का प्रतीक है। सही बात। जब आप उसे किसी और को प्रभावित करने के लिए उड़ाते हैं तो आप असल में अपनी ही मेहनत का अपमान कर रहे होते हैं। उसे अपनी वास्तविक जरूरतों, अपने परिवार के भविष्य और अपनी सच्ची खुशियों पर खर्च करना ही उसका असली सम्मान है। और तीसरा समाधान
जो शायद इन दोनों का निचोड़ है। तीसरा समाधान है अपनी खुशी की परिभाषा खुद तय करना, बिना दिखावे के अपने तरीके से जीना। मतलब समाज के पैमानों को छोड़ देना। हाँ, अगर आपको दोस्तों के साथ घर पर चाय पीकर बातें करने में मजा आता है तो वही आपकी पार्टी है। अगर आपको परिवार के साथ कहीं शांत जगह पर घूमना पसंद है तो वही आपकी वेकेशन है। समाज ने जो खुशी के पैमाने बना दिए हैं उन्हें आंख बंद करके स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। बिल्कुल। ये सब सुनकर लगता है कि लेखक सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन बता रहे हैं। हाँ, और इसी दर्शन के आधार पर वो असली अमीर की एक नई परिभाषा देते हैं। हाँ, और वो इस पूरे लेख का सार है। वो कहते हैं जो अपनी हैसियत के भीतर सादगी और स्वाभिमान से जीता है वही असली अमीर है। बाकी सब भीड़ में खोए हुए चेहरों की तरह है। बिल्कुल, यहाँ अमीरी को बैंक बैलेंस से नहीं, मानसिक स्वतंत्रता से जोड़ा गया है। तो इस परिभाषा के हिसाब से वो गरीब है। हाँ, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, वो सामाजिक दबाव का गुलाम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक सीमित आय वाला व्यक्ति अगर अपनी चादर में रहकर बिना किसी हीन भावना के संतोष और स्वाभिमान से जी रहा है तो वो असली अमीर है। क्योंकि उसने उस दौड़ से खुद को बाहर निकाल दिया है। हाँ, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। उसका अपना एक चेहरा है, एक पहचान है। ये प्रामाणिकता को सामाजिक दिखावे पर तरजीह देने का संदेश है। तो श्री अशोक कुमार गुप्ता के इस विश्लेषण से ये साफ है कि नए सामाजिक चलन जो अमीरों के लिए एक प्रयोग हो सकते हैं वो मध्यम वर्ग के लिए एक जाल बन जाते हैं। एक ऐसा जाल जिससे निकलना मुश्किल है। हाँ, और ये नकल की होड़ एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है, बस सब थक कर गिर जाते हैं। समाधान बाहरी नहीं, आंतरिक है, अपनी हकीकत को स्वीकारने में और अपनी खुशी को खुद परिभाषित करने में। इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। बताइए। ये लेख शायद उस दौर में लिखा गया था जब सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था। सही बात है। ये बताता है कि चलन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, लेकिन आज इंस्टाग्राम और फेसबुक के जमाने में क्या ये चलन सिर्फ ऊपर से नीचे आ रहे हैं या हर तरफ से आ रहे हैं? आप कहना चाहते हैं कि अब दबाव सिर्फ पड़ोस के अमीर वर्मा जी से नहीं बल्कि फेसबुक पर दिख रहे हजारों अनजान लोगों से भी आ रहा है। ठीक यही। आज हर किसी की जिंदगी एक हाईलाइट रील की तरह है। हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें, अपनी विदेशी छुट्टियां, अपने महंगे डिनर शेयर कर रहा है। ऐसे में नकल करने और पीछे छूट जाने का दबाव क्या हजारों गुना बढ़ने गया है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और क्या ये सिर्फ शादियों और जन्मदिनों से आगे बढ़कर रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी नहीं हो रहा है कि हम क्या पहनते हैं, कौन सी कॉफी पीते हैं और वीकेंड पर कहाँ जाते हैं? शायद ये नया चलन अब 24/7 चलने वाला एक डिजिटल प्रेशर बन गया है जो मध्यम वर्ग के मरण को और भी तेज कर रहा है।